गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आपके बहुत जल्द ही टेस्ट होंगे ज्योग्राफी से, और उसके अंदर आपके लिए दो लेसन जो मैंने चूज किए हैं, और दोनों लेसन जो है वो हमारी इसी बुक के हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर जो फर्स्ट लेसन को छोड़कर सेकंड और जो थर्ड लेसन है, ये दो लेसन का जो है आपके लिए टेस्ट होंगे। टेस्ट की डेट जो है वो जल्द ही आप लोगों को बता दी जाएगी कि कौन सी डेट को जो है वो आपके टेस्ट होंगे। उस टेस्ट के अंदर उस टेस्ट के अंदर जो होंगे वो एमसीक्यूज भी होंगे, और जो सब्जेक्टिव टाइप जो होंगे क्वेश्चन वो भी उसके अंदर डाले जाएंगे, जिसके अंदर 1, 3 और 5 नंबर का जो है वो काम आएगा। और ये टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का, यानी कि 30 नंबर का जो है ये टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। और बड़े ध्यान से और अच्छे से जो आप प्रिपरेशन कर ले, और बहुत जल्दी जो है ना आप लोगों को उसकी डेट बता दी जाएगी। और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग जो है जूम क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, उस जूम क्लास को मिस मत करें, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो असेसमेंट लगती है आप लोगों की, वो वहीं से हम लगाएंगे कि कौन कौन सा बच्चा जो जूम क्लास अटेंड कर रहा है। सेकेंडली ये है कि जो जूम क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन्हीं की जो है अटेंडेंस ली जाएगी, उन्हीं की जो प्रेजेंट है वो रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मेंटेन है कि कौन बच्चा आ रहा है जूम क्लासेस के अंदर, कौन बच्चा नहीं आ रहा, उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास है। तो सभी बच्चे जो है वो जूम क्लास से ज़रूर लगाएं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेरिंग करनी है, वो आप लोग जो है जूम क्लास के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है, और इसके ऊपर जो है आप लोग आपको ये काम करना है। और अब हम बात करते हैं, हमारा जो लेसन चल रहा है जिसका नाम है वायुमंडल की संगठन और संरचना, यानी कि जो इसके कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक बार हम देखते हैं कि कुछ गैसेस दी गई है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो गैस है हमारी, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनका जो ना हमारे यहाँ पर क्या यूजेज है। तो जो ना मेनली जो है हम हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था, और जो नाइट्रोजन है उसके बारे में, और ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे वायुमंडल के अंदर 78.08% है। और बच्चों, ये जो गैस है वो रंगहीन, स्वादहीन, और हम कह सकते हैं कि ये जो ना किसी भी चीज़ के अंदर जो घुलनशील नहीं है। बट ये जो हमारे वेजिटेशन है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कंपोनेंट है ये। उनके जो ग्रोथ है उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, और जब मिट्टी जो है मिट्टी के अंदर जो है ये अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पौधों को जो बढ़वार मिल जाती है। बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपनी जो भूमि है, जब उसकी जुताई करते हैं, फ्लफिंग करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं हम फ्लफिंग कर कर। तो उससे ये होता है कि उसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो हवा के साथ जब चलती है, उस मिट्टी में से निकलती, क्रॉस करती है, तो मिट्टी जो नाइट्रोजन को जो है वो सोख लेती है। तो इससे भी जो है ना वो से जो हमारी जो लैंड है, हमारी जो भूमि है, जो हमारी ज़मीन है, वो उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो कंपोनेंट है उसके अंदर आ जाते हैं। सेकेंडली, जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के साथ भी जो है ना ये पानी के साथ जो है ये नाइट्रोजन जो है मिलकर उस पौधे तक जो पहुंच जाती है, और जिससे जो है ना उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। आप लोग कभी भी देख लेना, जब भी रेनफॉल होती है, रेनफॉल के बाद जो है ना जो हमारी वेजिटेशन है उनके अंदर से एकदम से ग्रोथ बढ़ जाती है। ग्रोथ बढ़ने का कारण यही है कि पानी के साथ जो वो नाइट्रोजन का जो मिश्रण होकर उसमें आ जाता है। तो ये नाइट्रोजन जो है वो गैस भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका परसेंटेज हम देखेंगे कि अगर ये परसेंटेज अगर बढ़ जाए तो समस्या क्या हो जाएगी कि जो यहाँ पर जो है आग नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जो आग लग जाती है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करना भी जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर हम जो हमारी फायर है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करना जो है ना
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो चीज़ें। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फायर को आग मतलब आग जो है कि नहीं जल पाएगी, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो गैस है। उसके बाद है ऑक्सीजन। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी जो जीव जंतु है वो सभी जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे वायुमंडल के अंदर तो हमारा जीवित रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ और भी इसकी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे जो हम कहेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, यानी औद्योगिक क्रांति जो आई है, वो इस ऑक्सीजन गैस की वजह से ही आई है। क्योंकि जो इंजन हमारे उस इंजन के अंदर अ, जो आग जलती है जिसकी प्रेशर की वजह से जो है ये हम इतने पावरफुल जो है मशीनरी बना रहे हैं, तो वो सब ऑक्सीजन की वजह ही जो है वो पॉसिबल हो पाई है। अगर हमारे पास कोई भी इंजन है, अगर इंजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो इंजन नहीं चल पाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गैस जो है वो यहाँ पर मानी गई है। और साथ के साथ जो है ये हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमें जो है ना पेड़ पौधों से और जो समुंदर के अंदर जो वनस्पति है जो काई है उनसे जो है ना ये गैस जो है हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल के अंदर जो गैसेज है वो कौन कौन सी है, और गैस के साथ साथ जो है ना और कौन से जो कंपोनेंट है जिसके माध्यम से जो हम वायुमंडल के अंदर देख सकते हैं उनको। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है जलवाष्प का। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग में भी कम होती है। विषुवत वर्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भागों को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करते हैं तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देती है और न अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो जलवाष्प है हमारी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जो ना एक तरह के कंबल का काम करती है। ये देखो वायुमंडल के अंदर जो गैस ज़्यादा से ज़्यादा 4% जो है वो मिलेगी और कम से कम जो है वो 1% जो है उसका हिस्सा रहेगा आयतन का। तो यहाँ पर इतना ये परसेंटेज है। और इसके जो बूंदें हैं वो भी जो ना वायुमंडल के जो ताप को है वो अवशोषित करती है और इसके जो है मेंटेन रखती है हमारे वायुमंडल के तापमान को भी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जो ना वो माना जाता है वाटर वेपर। और वाटर वेपर की अगर परसेंटेज बढ़ जाती है, उसकी जो संघनता बढ़ जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इससे जो ना रेनफॉल भी होती है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेनफॉल। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो पानी तक पहुंच के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें, जहाँ पर कोई रिवर्स नहीं है या फिर कैनाल नहीं है या फिर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो वहाँ पर जो पानी के लिए जो एकमात्र जो सोर्सेज है वो रेनफॉल ही मानी जाती है। और ये रेनफॉल जो है ना वो जलवाष्प से ही आएगी। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जो भूमध्य रेखा है, जो हम कहेंगे इक्वेटरल लाइन है, यहाँ पर इसकी परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी जलवाष्प की। और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, इसका परसेंटेज जो है वो कम होता जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा जलवाष्प के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है धूलकण। तो बच्चों धूलकण भी जो वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे जो है कण होते हैं, ये जो कि हमें स्पष्ट रूप से क्या पता हमें दिखाई ना दे, ये कि ऐसे हम बिल्कुल पारदर्शिता जो रहती है, इतनी बारीक जो नहीं ये कण होते हैं और ये ठोस कण होते हैं। ये जो कण है वो निकलते हैं समुद्री नमक से, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद होते हैं, फिर विश्वसनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ये काफ़ी नज़दीक होते हैं ये वायुमंडल के जो हमारी धरातल है उसके पास, बट सवन वायु प्रवाह की वजह से जो है ये काफ़ी ऊंचाई के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों इसके साथ ये इसके और भी जो इसमें बुक में जो दे रखे हैं उससे एक्स्ट्रा भी जो आपको मैं बताऊंगा कि जो धूलकण है उनसे हमें क्या क्या जो है बेनिफिट होता है। तो पहले एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जहाँ वहाँ मिलेगी ये, जहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होगी। जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ
अधिक मात्रा में होती है, धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्रही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनन होकर मेघों का निर्माण करते हैं और फिर वर्षा करते हैं। तो बच्चों, वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प जाती है, जो भाप जाती है, जो जल से जो भाप बनती है, जो वाटर वेपर बनते हैं, वो जो हमारे वायुमंडल यानी कि हमारे एटमोस्फेयर में जब जाते हैं तो वो जो बादल बनते हैं, संघनन होते हैं। तो संघनन अगर वहाँ पर धूलकण है तो उस धूलकण के चारों तरफ जो है वो वाटर वेपर जो है वो चिपक जाते हैं और उससे संघनन होकर जो है वो मेघ यानी कि जो क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल की जब मात्रा बढ़ जाती है, संघनन हो जाते हैं, तो उससे फिर रेनफॉल होती है। तो ये रेनफॉल के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है, अगर धूलकण अगर हमारे वायुमंडल के अंदर नहीं होंगे तो वर्षा जो है या रेनफॉल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकेंडली, जो हमें आसमान का रंग जो ब्लू कलर का दिखाई देता है वो इस धूलकणों की वजह से ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य से किरणें जब आती है उसमें ब्लू कलर यानी जो नीला रंग है उसको इस धूलकण जो है अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ब्लू कलर का जो स्काई है वो हमें दिखाई देता है। साथ के साथ जो जब सूर्य उग रहा होता है या सूर्य अस्त के टाइम यानी कि जब सनराइज और जो सन जो डूबता है यानी कि जो दिन ढलता है सूर्यास्त के समय, तो उस टाइम जो हमें सन रेड कलर का जो दिखाई देता है वो भी जो है ना हमें इन धूल कणों की वजह से ही ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही दिखता है। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है उसके अंदर जो है हमारे टॉपिक नाइट्रोजन गैस के बारे में आप लोगों को बताया मैंने कि इसकी उपयोगिता के बारे में बताया है, और साथ में ऑक्सीजन के बारे में बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गैस जो थी हमारी उसके बारे में मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर उसके बारे में बताया था मैंने। और आज जो है हमने पढ़ा है जो जलवाष्प और जो धूलकण है हमारे वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकलर है उसके बारे में जो है हमने पढ़ा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा जिसमें वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, ये टॉपिक जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।